दिस इज योर फर्स्ट यूनिट। आवाज नहीं आया तो बताना। दिस इज योर फर्स्ट यूनिट दैट इज सॉलिड स्टेट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर। हाँ। नाउ वी नो दैट देयर आर थ्री phases of matter: gaseous phase, liquid phase and solid phase. Gaseous phase and liquid phase, we have studied already these phases in BSc first sem. Okay, now in this semester we are going to see about solids. Now what are solids and how they are differ from gases and liquid? We know that in solid the force of attractions are strong than liquid, which are stronger than gases. That means there are less forces of attraction between the molecules in gases, very less, and in liquid there are stronger forces of attraction among the molecules than gases, and in solid there are very strong forces of attraction between the particles बोलो या molecules of solid. Okay, now what is solid? When we talk about solid, then it has a definite shape. पहले तो उसका ये क्राइटेरिया है कि सॉलिड को एक डेफिनेट शेप रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल यानी अपन ने उसको दबाया तो वो दबेगा नहीं। ओके, लिक्विड को जैसे अपन ने दबाया तो वो जब दब जाता, गैस को दबाया तो वो दब जाता, लेकिन सॉलिड जो है दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। दे आर हाईली कंप्रेस नहीं होते, इसका मतलब दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सिमिलरली दे आर रिजिड। ओके, सॉलिड्स आर रिजिड। हाईली इनकम्प्रेसिबल बोले तो वो रिजिड ही रहता है, ठीक है, रिजिड है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, जो कुछ भी पार्टिकल्स रहेंगे सॉलिड में, दे आर बाइंड विथ ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एंड देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड। जैसे गैस में पार्टिकल्स इधर उधर जाते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स इधर इधर उधर मूव होते हैं, लिक्विड में भी वो मूव होते हैं, वैसे सॉलिड में नहीं रहेगा। and in solid there is a fixed position of constituent particles. Particles, it may be molecule, it may be atoms, it may be ions, कोई भी जो पार्टिकल्स रहेंगे सॉलिड के, उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसी रहेगी? फिक्स पोजीशन रहेगी। ओके, तो these are the characteristics of solid. That means they have a definite shape, they have a definite volume, they are highly incompressible, they are rigid. Also, the constituent particles of the solid are held closely by strong forces of attraction, and the constituent particles has fixed position in solid. Okay, so in this way solid can be distinguished from liquid and gas. Gas का अलग है क्योंकि वहां पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, गैसेस रिजिड नहीं रहते, दे आर कंप्रेसिबल, दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड का भी वैसा ही है, उनको डेफिनेट शेप नहीं रहता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता, दे आर कंप्रेसिबल, दे आर नॉट रिजिड, एंड लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं देन सॉलिड, and they don't have fixed position of constituents in case of gas and liquid. Okay, so in this way solid differs from gases and liquids. Then we are specially talking about the solids. Solids are mainly of two types based on the atomic arrangement, their chemical bonding, physical and chemical properties. Solids are classified into two types. First is crystalline solid, and second one is the amorphous solid. Mainly we will study about the crystalline solid. We are not interested in amorphous solid. Now crystalline solid क्यों स्टडी कर रहे हैं अपन? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट रहती है, पार्टिकल की एक रेगुलर डेफिनेट अरेंजमेंट रहती है, जो अरेंजमेंट एमॉर्फस सॉलिड में नहीं रहती। वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, इसमें जो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी क्या, जो कुछ भी पार्टिकल्स है उसके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, जो कुछ भी पार्टिकल्स है, दे अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर में उनकी अरेंजमेंट रहती है,
ठीक है। सपोज अपन ने आयनिक क्रिस्टल की बात की तो Na रहेगा, उसके बाजू में Cl रहेगा, उसके बाद में Na रहेगा, फिर Cl रहेगा, यानी उनकी रेगुलर अरेंजमेंट रहती है। ठीक है। तो एक मैनर रहता है, जो उस मैनर से ही वो अरेंज रहते हैं थ्रू आउट द एंटायर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जो, यानी क्रिस्टल जो है पूरा का पूरा क्रिस्टल, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट रहती है, वो अरेंजमेंट कैसे रहती है? रेगुलर रहती है, डेफिनेट रहती है। ओके। वैसी की वैसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहती है। ठीक है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट उसमें रहती है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, उसमें क्रिस्टलाइन लैटिस रहता है। लैटिस यानी क्या? एक प्लेन जिसमें एटम्स की या पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। ठीक है। A crystalline lattice is a solid figure which has a definite geometrical shape. ओके। क्रिस्टलाइन लैटिस में क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहता है। इट मे बी क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ऐसे जो पर्टिकुलर शेप है, एक ज्योमेट्री है, ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप किसका रहता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो कि एमॉर्फस सॉलिड का नहीं रहता। ओके। विथ फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। एजेस भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो है एजेस, वो शार्प एजेस रहते हैं। ओके। एंड फ्लैट फेसेस रहते हैं, यानी यू कैन इमेजिन अ क्यूब। क्यूब एखादा क्यूबिकल आपने स्ट्रक्चर लिया है एखादा, तो आप देख सकते हो कि उसमें एक पर्टिकुलर शेप रहता है, ज्योमेट्रिकल शेप रहता है, उसके शार्प एजेस रहेंगे या फ्लैट फेसेस रहेंगे। ठीक है। अगर आपने मार्बल की या चौक की बात की, तो चौक इट इज एमॉर्फस इन नेचर। ओके। चौक का पर्टिकुलर शेप नहीं है, अगर आपने उसको तोड़ा तो वो एक डेफिनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है। उसको तोड़ने में ज्यादा ताकत भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी जो ज्यादा ताकत चौक को तोड़ने में? क्योंकि उनके एटम्स की या पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं रहती। ठीक है। वही आपने मार्बल का टुकड़ा लिया तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत सारी ताकत लगेगी, वो हार्ड रहेगा। ठीक है। उसके एजेस भी है, वो भी शार्प रहेगी। ठीक है। मार्बल का टुकड़ा अगर तोड़ा अपन ने तो वो तोड़ने में तो एक तो डिफिकल्ट जाएगा, और उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप रहती है उसकी। ठीक है। तो एंड उसके एजेस जो है वो शार्प एजेस रहते हैं। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल ऑर्डर्ड ऑर्डरली अरेंज यूनिट्स, ये इनकम्प्रेसिबल रहता है, ज्यादा हाईली इनकम्प्रेसिबल रहता है, क्योंकि वो स्ट्रांग रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा रहता है? स्ट्रांग रहता है। स्ट्रांग रहता है इसका मतलब, why they are strong? Because there is a regular arrangement of atoms or molecules or constituent particles। ऐसे होने की वजह से उस वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसा रहता है? इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज अ डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं कह दूं कि एखादा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एखादा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो जो मेल्ट है वो मेल्ट कितने पे होगा? 120 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर एखादा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 120 डिग्री सेल्सियस है, तो उस वो मेल्ट कितने पे होएगा? 120 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट होगा, यानी पूरा का पूरा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा 120 डिग्री सेल्सियस पे। ओके। अगर अपन ने एमॉर्फस सॉलिड लिया, एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? रबर है, प्लास्टिक है। उनको अगर मेल्ट करने को गए अपन अपन उसको यानी एमॉर्फस सॉलिड को अगर मेल्ट करने को गए, तो उसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है। वो रेंज में मेल्ट होगा, यानी एक आधा प्लास्टिक है तो वो हो सकता है कि वो 120 से 200 डिग्री सेल्सियस में वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होते जाएगा। उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, या एक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। वो 120 से 200 की रेंज में या 300 की रेंज में कभी भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात ऐसी नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं कह दूं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ये की मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पूरा का पूरा सॉलिड 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। देन एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी इसका मतलब ये है, एनिसोट्रॉपी इसका मतलब ये है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिसोट्रॉपी इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन।
फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से हैं, जैसे अपने फिजिक्स में पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिंस देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम की अरेंजमेंट कैसी होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। इसके वजह से क्या होता है, अपन ने इस डायरेक्शन से अगर एक पॉइंट मैं ऐसा करता हूं, रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण, इसकी रेगुलर अरेंजमेंट यानी एक कैटायन दूसरा एनायन, एक एटायन दूसरा एनायन, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्टडी करूं, या इस डायरेक्शन से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्टडी करूं, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन सा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे कैटायन आ रहा है, फिर एनायन आ रहा है, फिर कैटायन आ रहा है, फिर एनायन आ रहा है। मैं इस डायरेक्शन से अगर इसको स्टडी करूँ तो ये कैटायन आ रहा है, ये कैटायन आ रहा है, फिर एनायन आ रहा है, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ तो डिफरेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ तो डिफरेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अलग आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण आप जिस डायरेक्शन से देखोगे उसको, वो डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स आप पाओगे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनको एनिसोट्रॉपी कहा जाता है, ठीक है। दे शो एनिसोट्रॉपी मींस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर अपन दो सॉलिड की यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफोस सॉलिड का एग्जांपल, अगर एक आधी फंक्शन को लगाओ, एक आधे फंक्शन में लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है, बच्चे अलग है, ठीक है, लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है, बच्चे अलग है। अगर अब ये कौन सी अरेंजमेंट हो गई, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। जेंट्स का कॉलम ये है, लेडीज का कॉलम ये है, जेंट्स का कॉलम ये है और बच्चों का कॉलम ये है, तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से देखा, मैंने इनको यहाँ से देखा तो क्या दिखेगा अपने को, बच्चे दिखेंगे, उसके बाद में लेडीज दिखेगी, उसके बाद में जेंट्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखूंगा तो सिर्फ लेडीज ही दिखेगी, इधर से देखूंगा तो क्या दिखेंगे, मेल्स, बाद में फीमेल्स, देन बच्चे, ओके। ये होगी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने के कारण तीनों डायरेक्शन से अपने को डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये रैंडम अरेंजमेंट होती, यानी कोई भी कहाँ पे भी बैठ सकता है, ऐसी अरेंजमेंट होती, ऐसी कुछ कैसे भी अरेंजमेंट होती, यानी कोई भी कैसे भी बैठा हुआ है, तो क्या दिखता था अपने को, हर डायरेक्शन से देखो आपको सेम ही दिखता था, ठीक है। हर डायरेक्शन से देखो आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। कोई भी कहाँ पे भी है तो अपन ऐसे ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे लेडीज है, मेल है, फीमेल है, जेंट्स है। ये अगर इनऑर्डर्ड अरेंजमेंट रही, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अगर नहीं रही, रैंडम अरेंजमेंट अगर पार्टिकल्स की रही, तो अपन ये कह सकते हैं कि कहीं से भी देखो आपको क्या दिखाई देगी, भीड़ ही दिखाई देगी, यानी कुछ भी नहीं दिखाई देती, कुछ भी नहीं, इसका मतलब भीड़ दिखाई देगी, ठीक है, यानी ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं, रैंडम अरेंजमेंट अगर रहती है तो हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम ही दिखाई देती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी, ओके। हर डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपी। अगर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती तो अपने को हर डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता था, इसलिए उसको कहते हैं एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है, hence they are anisotropic, okay। then they have a definite geometry, अपन ने पहली कहा है
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री रहती है, एमॉर्फस सॉलिड में ऐसी कोई भी ज्योमेट्री नहीं रहती। गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स। अब इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होने के कारण या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स बोलो, उस ऐसा होने के कारण दे विल शो अ एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स ये सभी है, NaCl है, CsCl है, ओके, KCl है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड के। CO2 है, H2O है, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या के क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, H2 यानी सॉलिड स्टेट में अगर रहा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल उठा के रख दो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। ग्रेफाइट है, डायमंड है, दीज आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देन एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल कौन से हैं? ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स है, ये जो है वो एमॉर्फस सॉलिड के हैं। अब इनमें क्या रहता है? देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहते हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं नहीं रहती, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, अब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहने के कारण उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम ही दिखेंगे अपने को, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फंक्शन का, बच्चे, जेंट्स, फीमेल्स, मेल सभी एक ही जगह पे है, ठीक है, एक ही जगह पे है, तो अब हर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो सेम ही देखोगे आप, ठीक है। तो इसकी वजह से उन दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम ही रहेंगी कि कोई भी डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम ही रहेगी, ठीक है। नाउ आल्सो कंसिडर्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन, इनको नॉन क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है, या दे आर आल्सो अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं वो। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि सिंस देर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, वो उनकी फिक्स अरेंजमेंट भी नहीं रहती और इजीली दे कैन बी ब्रेक। मैंने कहा आपको कि चौक जो है, चौक इट इज अ amorphous सॉलिड, वी कैन ब्रेक द चौक इजीली, ओके। ग्लास भी अपन इजीली ब्रेक करते हैं। अगर ग्लास या मिरर आपने देखा होगा, तो आप जब वो मिरर को 20-25 साल होंगे, तो अगर खड़ा है मिरर तो आप पाओगे कि ऊपर की जो उसकी विड्थ है, ठीक है, ऊपर की जो विड्थ है वो कम कम होती जाती है, और नीचे की एट द बॉटम उसकी विड्थ जो है वो बड़ी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मेल्ट होता है, सुपर कूल लिक्विड है वो, तो धीरे धीरे ऊपर की जो ग्लास के जो पार्टिकल्स है वो नीचे नीचे आने लगते हैं। यानी ग्लास अगर आप वैसे ही खड़ा रखोगे 20-25 साल बोलो, 4-5 साल बोलो, आप अगर विड्थ गिनोगे तो ऊपर की जो विड्थ है ग्लास की वो कम नजर आएंगी आपको, और नीचे की जो विड्थ है वो ज्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे ऐसे पार्टिकल्स उतरेंगे, ठीक है। तो हेंस these amorphous solids are called as super cooled liquids, ठीक है। these are called as super cooled liquids। मैंने जैसे कि आप अभी कहा था कि they don't have sharp melting point, ठीक है। एमरफस सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट जो है, एमरफस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इट मेल्ट्स इन रेंज, ठीक है, इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी 150 से 200 बोलो या 200 से 300 बोलो, इस रेंज में वो मेल्ट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर नहीं रहेगा जिसपे पूरा का पूरा एमॉर्फस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, ऐसा टेम्परेचर नहीं रहेगा। तो वो कैसा रहेगा फिर? वो रेंज में, यानी 150 से मेल्ट होना चालू हो जाएगा तो 200-250 में वो मेल्ट होते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आइसोटोपिक, ओके। तो करके उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता, ओके। नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है। डू नॉट गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स भी नहीं देगी बिकॉज देर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट।
एग्जाम्पल्स है इसके ग्लास, रबर और प्लास्टिक. ओके, सो वी हैव seen that there are two types of solids. First is crystalline solid, second one is amorphous solid. ठीक है, we have seen the difference between them. Now we are specially interested in crystalline solids. Okay, so we will move to the crystalline solid or types of crystalline solids. Okay, so types of crystal structure. फर्स्ट इज आयोनिक क्रिस्टल. क्रिस्टलाइन सॉलिड में चार टाइप के सॉलिड रह सकते हैं. आयनिक क्रिस्टल्स रह सकते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल्स रह सकते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स रह सकते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स रह सकते हैं. ठीक, ये अपन ने कैसे क्लासिफाई किया? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड, we have classified the crystalline solid on the basis of four types. One is ionic crystals, second one is covalent crystal, third one is molecular crystals, and fourth one is metallic crystals. Okay, now what is ionic crystals? अगर लैटिस पॉइंट जो है, यानी उसके जो पार्टिकल्स है, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है, वो अगर आयंस है, आयंस यानी कौन से रहेंगे? पॉजिटिव आयंस कैटायंस, निगेटिव आयंस एनायंस की फॉर्म में अगर आयंस है, उसके पार्टिकल्स अगर आयंस है, तो उसे कहा जाएगा आयोनिक क्रिस्टल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉल्टन NaCl, उसमें क्या है? KCl हो गया, NaCl हो गया, CsCl हो गया. इसमें क्या है? कैटायन एनायंस है. ओके, अगर लैटिस पॉइंट्स यानी जिन अपनी इसकी जो पोजीशंस रहती है एटम्स की, वो क्रिस्टल में एटम्स की यानी जो पार्टिकल्स की पोजीशन रहती है, उसे लैटिस पॉइंट कहा जाता है. तो इफ द लैटिस पॉइंट्स यानी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल की जो पोजीशन है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय यानी पार्टिकल की जगह पे अगर आयंस है. ओके, पार्टिकल्स अगर आयंस की फॉर्म में है, यानी कैटायन है या एनायन है, either may it may be positive charge or negative charge, then they are ionic crystals. They are called as ionic crystals. Now ये कैसे रहते हैं? Ionic crystals are hard. Why they are hard? Because they are attached, when cations and anions are attached with each other with the help of strong electrostatic forces of attraction. Okay, there is a strong forces of attraction between cations and anions, therefore they are hard and brittle solids. उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है करके दे आर कैसा रहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होना यानी क्या होना? मेल्ट होना यानी क्या? उनके बीच में के बॉन्ड्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो बॉन्ड्स रहते हैं वो ब्रेक होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसे अपन मेल्टिंग पॉइंट. अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा. ठीक है, अगर बॉन्ड वीक है तो कम टेम्परेचर लगेगा. इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है आयनिक क्रिस्टल का. क्यों रहता है? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, बिटवीन द आयंस, सॉरी. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. अगर सॉलिड स्टेट में रहा NaCl इन सॉलिड स्टेट, it is a poor conductor of electricity. NaCl कंडक्टिविटी फ्लो नहीं करता अगर वो सॉलिड स्टेट में रहा तो. अगर वो मोल्टन स्टेट में रहा, मोल्टन स्टेट में यानी सेमी सॉलिड स्टेट में रहा, ओके, मेल्टेड NaCl रहा या लिक्विड के साथ यानी वाटर में डिजोल्व रहा NaCl, तो इट बिकम्स अ गुड conductor of electricity. So ionic crystals are poor conductor of electricity in solid state but good इन मॉल्टन स्टेट में यानी सेमी सॉलिड स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पैकिंग ऑफ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पेसिस प्रेजेंट, डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायंस, ये काम का नहीं होता, डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन divide this ionic crystal into two types, AB type and AB2 type. AB टाइप यानी NaCl का एग्जांपल यानी कैटायन और एनायन अगर सेम है NaCl, कैटायन भी एक है एनायन भी एक है, तो वो AB टाइप में आ जाएगा. अगर कैटायन एक है और एनायन दो है तो वो AB2 टाइप में आ जाएगा, CaCl2. तो इट इज अ AB2 टाइप. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कोवैलेंट क्रिस्टल. अब इसमें जो लैटिस पॉइंट रहते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय न्यूट्रल एटम्स. ठीक है, एटम्स से अगर वो ऑक्युपाई रहते हैं,
आयोनिक क्रिस्टल में किससे ऑक्यूपाई रहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन से रहते हैं। बट इन केस ऑफ हेलो, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन होना है आपको, क्योंकि ओनली 4 मिनट्स रहे हैं। ठीक है। हेलो, आवाज दे रही, सुनाई दे रही क्या मेरी? हाँ सर। हाँ, मीटिंग सिर्फ 4 4 मिनट रह गए हैं, तो फिर से ज्वाइन होना। तो कोवैलेंट क्रिस्टल्स, कोवैलेंट क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट जो है, लैटिस पॉइंट यानी क्या, जहां पे पार्टिकल्स रहते हैं वो जगह, ठीक है, उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब पार्टिकल कोई भी हो सकता है, आयंस रहा तो उसको आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे, एटम्स रहे न्यूट्रल एटम्स तो उसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट क्रिस्टल। ओके, सो हियर इन कोवैलेंट क्रिस्टल द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम से वो ऑक्युपाई रहते हैं। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोवैलेंट क्रिस्टल में कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड रहता है आयोनिक क्रिस्टल में, देयर इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो कोवैलेंट क्रिस्टल्स में जो बॉन्ड रहता है वो रहता है कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोवैलेंट क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट्स है, यानी जो पार्टिकल्स है, वो क्या, कौन से पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स रहते हैं, न्यूट्रल एटम्स रहते हैं। ठीक है, एंड न्यूट्रल एटम जो रहते हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं या हेल्ड टुगेदर रहते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट क्रिस्टल में कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वैसे कोवैलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। हालांकि आयोनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन स्ट्रांग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण दीज आर हार्ड सॉलिड। ठीक है, ठीक है, वो हार्ड सॉलिड होते हैं, जैसे ये भी रहते हैं हार्ड सॉलिड। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल भी हार्ड सॉलिड रहते हैं, ये भी हार्ड सॉलिड रहते हैं। ठीक है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दोनों में कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, कार्बन का एटम अटैच रहता है, उनका एक नेटवर्क रहता है कार्बन का। डायमंड में नेटवर्क अलग रहता है, ग्रेफाइट में नेटवर्क अलग रहता है। इसकी वजह से डायमंड बहुत स्ट्रांग या बहुत हार्ड रहता है, ग्रेफाइट थोड़ा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की लेयर की अरेंजमेंट है वो अलग रहती है ग्रेफाइट में, और डायमंड में कार्बन की लेयर की जो अरेंजमेंट है वो अलग रहती है, नेटवर्क अलग रहता है। तो वो बात अपनी नहीं है। अपनी बात ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों में कार्बन के एटम्स रहते हैं, एंड दे आर held together by covalent bond. They are hard solids and they have high melting point, and both are poor conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के वो पुअर कंडक्टर्स है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं रहते, यानी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, देयरफॉर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर लैटिस पॉइंट्स जो है वो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो अपन कहेंगे कि वो क्रिस्टल कौन सा है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। ठीक है, वो क्रिस्टल है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इफ द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अगर ऑक्युपाई रहता है, तो वो क्रिस्टल कौन सा कहलाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो रहते हैं वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस रहते हैं, मॉलिक्यूल्स को चार्ज वार्ज नहीं रहता, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो जस्ट वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, विच आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये जो सॉलिड होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी, अब ये फोर्सेस ही वीक है, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट भी